हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड आई वेलकम टू यू इन योर ओन स्टडी पॉइंट HLV डिजिटल क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन जो हमारा भी होता है ग्रामर वाला, उस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। और सभी सेट जो भी 4-5 सेट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन बी में हमें ग्रामर का पोर्शन करने के लिए आता है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। सेक्शन बी देख लेते हैं क्या है सेक्शन बी हमारा। और जो सेक्शन ए होता है जिसमें 1 से लेके हमारे 20 तक जो भी हमने ग्रामर बेस से पहले जो लिटरेचर पॉइंट होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और सेक्शन बी में हमें ग्रामर पोर्शन हल करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला तो हमारा होता है एक पैसेज दिया गया होता है, उसे हमें रीड करना पड़ता है। रीड करने के बाद उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके हमें आंसर्स देने होते हैं। तो इसमें हम पहले इस पैसेज को केयरफुली रीड कर लेते हैं। जैसे कि इसमें स्टेंजे में दिए गया है, क्या जो हमारा पैसेज है उसमें क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमें इस पैसेज को क्या करना है, रीड करना है, वो भी सावधानी पूर्वक। और क्या बताया गया है, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं, जैसे कि निर्देशानुसार उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। शुगर केन इज अ टाइप ऑफ अ टॉल ग्रास। शुगर केन जो गन्ना है वो एक प्रकार का क्या है, एक लंबी घास है। शुगर केन जो गन्ना है वो एक प्रकार की लंबी घास है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन। इसका यूज़ हम शुगर हमारी चीनी होती है उसका प्रोडक्शन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। द प्लांट ऑफ अ शुगर केन इज़ अबाउट 6 to 8 feet टॉल। जो हमारा शुगर केन का प्लांट है, शुगर केन का प्लांट, उसकी यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है, 6 to 8 feet। बट इट मे गो मच हाइयर। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये और भी ऊंची हो जाए, क्योंकि 6 to 8 feet केवल इसकी मैक्सिमम जो है फीट दी गई है, इसकी लंबाई दी गई है। लेकिन कभी कभी आसार होता है कि बड़े हो जाते हैं, 6 से 8 फीट के ऊपर चले जाते हैं। इन अ वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से की तरफ की बात कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन क्रॉप। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ये एक मेन क्रॉप के रूप में होती है। मेन क्रॉप जो हमारी प्रमुख फसल होती है उसके रूप में ये जानी जाती है। यू कैन सी शुगर केन फील्ड एवरीवेयर हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरीवेयर, प्रत्येक जगह यहाँ पर शुगर केन के हमें मैदान मिलते हैं, गन्ने के मैदान मिलते हैं। आप यू कैन सी, आप देख सकते हैं शुगर केन, गन्ने, ठीक है, फील्ड्स जो गन्ने के मैदान होते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। एवरीवेयर, हर जगह, हियर मतलब यहाँ। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन, और ये जो है वास्तविक रूप से ग्रो भी होती है कहाँ पर, सेवरल अदर पार्ट्स, जो भी हमारे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया गया है न्यू गुनिया एंड ब्राज़ील। जो वर्ल्ड के न्यू गुनिया और ब्राज़ील है, इन देशों के, संसार के इन देशों में भी इसे इंक्लूड किया गया है, गन्ने को इंक्लूड किया है इन देशों ने। और हमारे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी ये उगाए जाते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त शुगर, ठीक है, शक्कर, वाइन। और इस गन्ने से क्या बनाते हैं हम, चीनी के अतिरिक्त शक्कर भी इसी को कहते हैं, और वाइन यानी शराब भी बनाई जाती है। आर ऑल्सो मेड फ्रॉम शुगर केन। इस गन्ने से हम शुगर, शक्कर और वाइन बनाते हैं। इन अ वेस्टर्न, अब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जगह में बात कर रहे हैं। देयर आर मैनी शुगर मिल्स। तो वहाँ पर जो पश्चिमी हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें क्या होता है, वहाँ पर कई शुगर के कारखाने हैं, शुगर मिल्स हैं, ठीक है। रोहना, देवबान, मोरना और मंसूरपुर और खतौली एक्सेट्रा, ये इन जगहों पर जो शुगर है उसके मिल्स वहाँ पर हैं, जो कि यूपी के वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं ये क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या है, शुगर की मिल्स हैं। आर सम सच प्लेसेस, ये कुछ जगह दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी साइड में शुगर्स की मिल को अपने पास एग्जिट करते हैं। इट इज़ अ कैश क्रॉप, ये क्या है, एक कैश क्रॉप के रूप में, नगद फसल के रूप में भी है। हम बात कर रहे थे, इट गिव्स अ फार्मर अ ग्रेट इकोनॉमिक सपोर्ट।
इट गिव्स, ये देती है। फार्मर्स मीन्स किसानों को अ ग्रेट इकोनॉमिक सपोर्ट, एक महान या एक सबसे अच्छी, इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके हिसाब से ये इकोनॉमिक को सपोर्ट करती है, हमारी अर्थव्यवस्था को ये सपोर्ट करती है। Along the roads you can enjoy a sugarcane juice too. Along the roads, अगर हम रोड पर हैं या रोड से गुजर रहे हैं तो क्या यू कैन एंजॉय, हम इसे आनंदित हो सकते हैं। शुगर केन जूस टू, शुगर केन के जूस से हम क्या हो सकते हैं, काफ़ी आनंदित हो सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि शुगर केन क्या है, एक टॉल ग्रास टाइप है, ठीक है। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं वो हमने देख लिया, प्रोडक्शन के रूप में ये कितने फीट लंबा होता है ये देखा, उसके बाद में देखा कि ये कितना हाइयर होता है कभी कभी, उसके बाद में वेस्टर्न यूपी में ज़्यादातर उगाया जाता है, जहाँ पर हमें हर जगह शुगर के मैदान ही दिखाई देंगे शुगर केन के। उसके बाद में बताया गया इसमें कि कुछ पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जिसमें ये पाया जाता है, अधिकतर वहाँ पर भी ग्रोन किया जाता है, जैसे न्यू गिनिया और हमारा ब्राज़ील दिया गया। उसके अतिरिक्त हम शुगर केन से क्या क्या, शुगर के अतिरिक्त हम क्या, गुड़, शक्कर और वाइन में भी इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। शुगर के अलावा शुगर केन का यूज़ हम गुड़, शक्कर और वाइन के रूप में करते हैं और इसे हम शुगर केन से ही बनाते हैं। इन वेस्टर्न यूपी में जो भी हमारे उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर ये कुछ मिल्स होती हैं जिनका एरिया यहाँ पर दिया गया है। पश्चिमी एरिया जो उत्तर प्रदेश के, जैसे रोहना, देवबान, मोरना, मंसूर और खतौली, ये जो ETC जितने भी हमारे दिए गए हैं ये वेस्टर्न यूपी के एरिया हैं जहाँ पर शुगर मिल्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्रैश क्रॉप, ये क्या है, एक नगदी फसल है, ठीक है, और ये इकोनॉमी को सपोर्ट करती है फार्मर की। उसके बाद में जो भी हम अलॉन्ग रोड साइड पे हम क्या इस जूस को, शुगर केन का जो जूस होता है उसे हम इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पैरा को पढ़ने के बाद हमें ये बताना भी पड़ेगा कि इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा, विच टाइप ऑफ प्लांट शुगर केन इज, हमारा जो शुगर केन का प्लांट है वो किस टाइप में आता है, तो ये किस टाइप में आएगा, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, शुगर केन इज अ टाइप ऑफ अ टॉल ग्रास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुगर केन इज अ, बाकी यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ प्लांट, शुगर केन इज अ टाइप ऑफ टॉल ग्रास, शुगर केन प्लांट, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट, शुगर केन प्लांट इज अ टाइप ऑफ शुगर केन प्लांट इज अ टाइप ऑफ टॉल ग्रास, ठीक है। क्या आंसर में हो गया हमारा 2 नंबर पक्के। दूसरा दिया गया है हमारा, हाउ टॉल इज शुगर केन प्लांट, मतलब कि उसकी हमें फीट को बताना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 to 8 फीट टॉल इज शुगर केन प्लांट, तो शुगर केन प्लांट इज 6 to 8 फीट टॉल। यहाँ पर आंसर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं शुगर केन प्लांट इज 6 to 8 फीट टॉल और इट इज मच हाइयर, क्योंकि अधिकतर क्या होते हैं इससे ऊंचे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, एट व्हाट प्लेस, जो भी हमने प्लेसेस वहाँ पर इन वेस्टर्न यूपी में देखी थी, कौन कौन सी हैं, ये देखो, रोहना, देवबान, मोरना, मंसूर और
खतौली, ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पर इन वेस्टर्न यूपी में पाई जाती हैं, उसी प्लेसेस के यहाँ पर नाम बताने हैं। तो एडवर्ड प्लेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, रोहना, देवबान, मोरना, मंसूर, खतौली और एटसेट्रा सम जो हमारी सच प्लेसेस हैं वहाँ पर ये शुगर मिल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ कल्टीवेटेड। यहाँ पर उसका सेम चीज़ जो है वो क्या होगा इस पैसेज में, विच वर्ड कौन सा ऐसा शब्द है इन द अबव पैसेज, इस ऊपर वाले पैसेज में दिया गया है, इज अ सिनोनिम ऑफ वर्ड कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का सिनोनिम इस पैरे में दिया गया है, आपको वो शब्द यहाँ पर लिखना है। तो ज़्यादातर बात किसकी की गई है यहाँ पर, ग्रोन की ही की गई है बात यहाँ पर, और किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रोन, ये देखो कल्टीवेटेड उगाए जाने को ग्रोन यहाँ पर बताया गया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही लिखी हुई हैं वहाँ पर ग्रोन। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे कल्टीवेटेड का ग्रोन। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रोन। तो कितने नंबर हमारे पक्के हो गए, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो 7 नंबर हमारे कंफर्म। नेक्स्ट आता है हमको लिखने के लिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों ही में से हमें किसी एक चीज़ को लिखना है, या तो हम एप्लीकेशन लिख दें, किस पे लिख दें, फ़ी कंसेशन पर, वो भी किसको, प्रिंसिपल को, अपने प्रिंसिपल को हमें फुल फ़ी कंसेशन के लिए ग्रांट करना है। ठीक है, उस पर एप्लीकेशन लिख दें, या तो हम लेटर लिख दें, किस पर लेटर लिख दें, अपने दोस्त को इन्वाइट करने के लिए, हमारे ब्रदर की मैरिज पर, हमारे भाई के मैरिज पर अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए। तो ये जो लेटर और एप्लीकेशन है जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हमने नेक्स्ट वीडियो में बनाए हुए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर हैं, ऐसे हैं, वो सारे हमने नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं। तो आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद अब वहाँ पर जाके अपना जो है ये तैयार कर सकते हैं 23 नंबर में। फिर दिया गया है 24, यहाँ पर क्या बताया, री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहले तो जो ये दिया गया है इसे देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, डू यू नो द वे टू द स्टेशन। हमें पता है जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, और कॉमा के बाहर वाला पार्ट जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। कभी कभी यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच बाद में देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच पहले दे देते हैं, लेकिन प्रायः अधिकतर ऐसा होता है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच को पहले रखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में। तो जब हम लिखने लगेंगे इसे, तो हम इसे पहले कर लेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आई सेड टू अंकित लिखा है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में देखेंगे कि हमारी स्टार्टिंग किससे हो रही है, असर्टिव में अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, हम पहले ये देखते हैं। तो ये असर्टिव का सेंटेंस नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डू से स्टार्टिंग है, और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप से आता है। तो हम यहाँ पर डू से स्टार्ट है तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आएगा और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो उसे जब हम इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव बनाने लगते हैं तो इंट्रोगेटिव का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसे हम असर्टिव में बदल लेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में उसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अगर हमारा जो दिया गया सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है तो उसे हमें असर्टिव में बदलना पड़ेगा। तो असर्टिव में बदलने के लिए हम पहले वो, और इसे टेंस को चेंज करेंगे किसमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो देख लीजिए, आई लिखेंगे, डू से है क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे आस्क्ड। क्या लिखेंगे, आस्क्ड। आस्क्ड लिखने के बाद अब क्योंकि सेड टू तो हमारा किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। टोल्ड या टेल कब लगाएंगे, जब यहाँ पर अफर्मेटिव होगा, यहाँ पर है नहीं तो हमने क्या किया, अंकित लिखा था, हमने अंकित लिख दिया, अंकित लिखा। उसके बाद में जब कभी भी इंट्रोगेटिव होता है अब कॉमा को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, मैंने इफ़ का यूज़ कर दिया। इफ़ का यूज़ करने के बाद यहाँ पर यू जो है, डू के बाद क्या लगा है, यू। अब डू को क्योंकि हमें असर्टिव में बनाना है तो अफर्मेटिव ये बनेगा, तो डू पहले अभी नहीं लगाएंगे और तो यू को देखेंगे, यू यहाँ पर क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। और हमारा नियम कहता है कि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का पार्ट सेकंड मतलब कि जो है सेकंड पर्सन का होता है तो वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर यू जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, अंकित के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंकित हमारा ऑब्जेक्ट है तो अंकित के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसका, ही, तो यू हो जाएगा हमारा ही। उसके बाद में हम क्या करेंगे फिर जो है, क्योंकि अब पास्ट इंडेफिनिट का इसे हमें अफर्मेटिव बनाना है तो डू या डिड का यूज़ हम करेंगे ही नहीं। अब यहाँ डिड लगाएंगे तो ये तो निगेटिव होना चाहिए था, तो इसीलिए अब इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं। तो ही नोड, न्यू होगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। तो आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। कहाँ पर, स्टेशन। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन हुआ है। आई आस्क्ड अंकित, ठीक है, उसके बाद में इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। आई होप आपको अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया होगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ये भी 3 जगह है तो इसमें हमें लिखना है, दूसरा भी सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा, अब 2 नंबर हमें उसमें मिल गए। फिर लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव, इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस को देखेंगे कि ये है किस टेंस का। पैसिव बनाने में करते क्या है, हम सिंपली सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट लेंगे, जो ऊपर हमारा दिया गया होगा सेंटेंस, उसका वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी इसका मतलब कि ये कभी भी सब्जेक्ट रहा होगा ऊपर वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और टेंस के अनुसार उसे हम परिवर्तित करते हैं। इतना नियम होता है, चेंज इनटू एक्टिव से पैसिव में हमें इतना करना पड़ता है। यहाँ पर दिया गया ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। सबसे पहले ये तो हमें दिमाग में आना चाहिए, पैसिव वॉइस करना है तो हमारा सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसी को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हम इसे लिख लेते हैं हिज ब्रदर। क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। अब जब हमने हिज ब्रदर लिख लिया, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या गया है। अगर हमारा नियम कहता है अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है और वहाँ पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है तो उसे हम क्या करेंगे, तो अब हम उसे बीइंग लगा के लिख देंगे, ठीक है, बीइंग ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूरी है। एक्टिव से पैसिव में बना रहे हैं, इसकी यही पहचान है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और बाय ही का क्या कर देंगे, हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हिम को ले रहे हैं, ही को, ठीक है। ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, यहाँ पर ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर दिया गया है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसे जब हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कैसे बनाएंगे, जो सब्जेक्ट का जो उस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। साथ ही में यहाँ पर इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा, इज एम आर, इज एम आर लगाएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज़ कर देंगे, BEING बीइंग। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे जो कि ज़रूरी है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर बताया गया है पंचुएट करने के लिए। रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इनको हमें पंचुएट करना है, इनको हमें सही करना है। तो यहाँ पर बताया गया जब कभी किसी नाउन का नाम हम लिखते हैं तो यहाँ पर उस चीज़ को कैपिटल लिखते हैं, जो कि इन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद में यहाँ पर कॉमाज नहीं लगाएं। जब एक बात हमारी ख़त्म हो जाती है दूसरी बात हमें करनी होती है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं, और जब मेन बात कह रहे होते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, ठीक है, कुछ पूछ रहा होता है तो।
और उसके बाद लास्ट में इन्होंने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है। तो इन्होंने इतनी कमियां की हैं जिनको हमें सुधारना है। तो इसको लिखना है हमें। तो देखते कैसे लिखते हैं। आई होप आपने पहला जो पैसिव वॉइस दिया गया था उसे आपने देखा होगा, समझा होगा अच्छे से। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर रेखा। तो इसे हम सबसे पहले रेखा का जो आर है उसे कैपिटल लिख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है सेड, इसे स्मॉल रहने देंगे। उसके बाद दिया गया है टू हर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अब उसके बाद यहाँ पर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात खत्म हो रही है, दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, और वो भी मेन है। क्या है? वाई। तो इसमें का जो W स्मॉल है वो कैपिटल कर लेंगे और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। डिड यू नॉट कम टू कॉलेज। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, यस्टरडे। ठीक है, ये करेंगे हम। यहाँ पर ये बात खत्म हो रही है, इसलिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर फुल स्टॉप। ऐसे इसे करना था। रेखा का आर कैपिटल करना था, सेड टू हर फ्रेंड, उसके बाद सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके W का कैपिटल बनाना था, स्मॉल था यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है कॉलेज में क्वेश्चन मार्क लगा के, उसके बाद में यहाँ पर सिंगल कॉमा लगा के और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप करके फिर फुल स्टॉप लगाना था। तो इतना इसमें पंचुएट करना था। आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से। तो इसे हम इरेज करते हैं। फिर हमारा दिया गया है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट में यहाँ पर दिया गया है, अगर आपके टेंस अच्छे से मजबूत होंगे तो आप ये ज़रूर ही है कि आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे। जैसे दिया गया है, भारत के लोग सरदार पटेल को जो है भारत के लौह पुरुष के भांति जानते हैं। तो सरदार पटेल को, ठीक है, भारत के लोग जो है लौह पुरुष की भांति जानते हैं या उसके नाम से जानते हैं। तो भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जानते हैं। उसके बाद में लिखेंगे किस रूप में? तो वो लौह पुरुष के रूप में। ठीक है, वे एक कुशल प्रशासक हैं, तो वे प्रशासक हैं कुशल। ठीक है, ऐसे करेंगे। उनके पास सही व्यक्ति के पद पर चुनने की क्षमता थी। उनके पास सही व्यक्ति को पद पर चुनने की क्षमता थी। तो उनके पास क्षमता थी, फिर ट्रांसलेट करेंगे सही व्यक्ति को पद पर। ठीक है, दृढ़ता से निर्णय लेते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? निर्णय लेते थे। उसके बाद करेंगे किस वर्ड का ट्रांसलेट करेंगे? दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से। फिर सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे देश के गौरव हैं। कौन? सरदार पटेल। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद में ये सारा जितना भी जो दिया गया है ये लिटरेचर पोर्शन है। तो आप अगर लिटरेचर कंप्लीट हुआ होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं कि जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे 30 से 40, उनको 30 से 40 शब्दों में ही लिखना है। ए दिया गया है और बी दिया गया है। तो ए वाले में 2 क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों में से कोई एक करना है जिसमें आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर दिया गया है बी, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू हैव रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड। अब ये दिया गया और ये दिया गया, इन दोनों में से किसी एक को करना है, तब आपको मिलेंगे 3। टोटल आपको मिलेंगे मार्क्स 6। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक और में ऑप्शन है और दोनों में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है आंसर एनी वन फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक का हमें आंसर देना है। बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है इंग्लिश के सब्जेक्ट में, वरना इधर से उधर हो जाते हैं क्वेश्चंस। पता चले एक ही लिखना है और हम 2 लिख के आते हैं। तो यहाँ पर ये केयरफुली इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी पेपर कीजिएगा। आंसर एनी वन वो करेंगे, उसके बाद में 60 वर्डों में किसी भी एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ठीक है, 27 में ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया, तो ऊपर वहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि दोनों में से कोई एक लिखना है। और लगा इसका मतलब दोनों में से मुझे कोई एक ही लिखना है। या तो हम इसके बारे में कुछ बता दें इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, या तो हम 4 लाइन की पोएम लिख दें। ठीक है,
प्रिस्क्राइब करनी है वो भी अपने सिलेबस की होनी चाहिए। और बताया गया है क्योंकि यहाँ पर एक स्टेंजा दिया जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, तो यहाँ पर नीचे वो भी चीज़ इंस्ट्रक्टेड में दी गई है कि डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर में वो लाइंस आई हैं तो उन लाइंस को आप यहाँ पर दोबारा कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोबारा उन्हें हमें कॉपी नहीं करना है। और सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है तो 2 क्वेश्चन दिए, उनमें से किसी एक में आप पोएम लिख दीजिए 4 लाइन की, और वो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन पेपर का ना हो। उसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा, तो सेंट्रल आइडिया में आप डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज और द फॉग, इन तीनों में से किसी एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो जो आपको इजी लगे आप वो लिखिए, जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया हो। आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है जो कि 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड। ये 2 दिए गए हैं क्वेश्चन, इनमें किसी एक का आंसर देना है जिसमें हमें मिलेंगे नंबर 4। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section box and never forget to subscribe and like this channel. Thank you for watching till the end of this video.